औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक साहब रहमान रहीम के नाम से जो हर चीज़ पे कादर है। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। Gentlemen, with this we start our new lecture. As usual, as you all know, before start of every lecture, I share something, a good saying or something good with you. और वो इस प्रोसेस का हिस्सा होता है जो कि सेल्फ ग्रूमिंग का और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस का हिस्सा है। तो एज ए गुड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दिस मैसेज। सूरह आल इमरान की ये वर्ड्स है, आयत है, उसका ट्रांसलेशन है। से ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू मैन काइंड, अल्लाह के प्यारे नबी मैन काइंड को बता दीजिए, लोगों को बता दीजिए, इफ़ यू रियली लव अल्लाह देन फॉलो मी। अगर आप वाकई अल्लाह से प्यार करते हैं तो अल्लाह के प्यारे नबी को फॉलो करें, एक्सेप्ट इस्लामिक, फॉलो दी कुरान सुन्ना। अल्लाह विल लव यू एंड फॉरगिव यू फॉर योर सिंस। अगर आप अल्लाह और उसके नबी का रास्ता इख्तियार करेंगे तो अल्लाह आपको प्यार करेंगे और आपके गुनाहों को माफ़ कर देंगे। एंड अल्लाह इज़ ऑफ्ट फॉरगिविंग मोस्ट मर्सीफुल। बेशक अल्लाह नहायत रहमान और रहीम है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादर है। नॉलेज के मतलब दूसरी सेइंग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस शरीफ है। और ये नॉलेज एक्चुअली एक नॉलेज तो हमारा कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स वो नॉलेज है जो हम विच वी गेट फॉर द डिग्रीज। एक नॉलेज और है जो कि सोशल नॉलेज है, जो हमें हमारी मैनरिज्म सिखाता है, हमें जिंदगी की इम्प्रूवमेंट सिखाता है। एंड इट एडवोकेट्स अस एंड इट मोटिवेट्स अस टू इम्प्रूव इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो उस नॉलेज की हदीस उसके मतलब अल्लाह के प्यारे नबी ने मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग्स अपॉन हिम सेड, whoever comes to my mosque for no reason except to teach good or to learn it himself, then he is the likeness of one who strives in the way of Allah. And whoever comes for another reason, then he is the likeness is one who looks for provision which doesn't belong to him. बेसिकली नॉलेज की इंपॉर्टेंस भी है कि जो बंदा भी नॉलेज हासिल करता है, नॉलेज सीख करने की कोशिश करता है इन द वे ऑफ अल्लाह, तो अल्लाह ताला उसको नवाजेंगे। असल में इस्लाम ने और दीन ने और वैसे भी प्रैक्टिकली एज ए गुड मुस्लिम वी ऑल शुड नो इट कि सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ एंड इट रिमेन्स टिल डेथ। हमें इस पे फोकस करना है और हर आने वाला दिन जो है हमारे पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो सेल्फ प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट है, सेल्फ क्वालिटी इन्हांसमेंट है, सेल्फ अप्रेजल है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, ये सारे कंसेप्ट जो हैं दे लीड टुवर्ड दी सेल्फ ग्रूमिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन अ पर्सन पर्टिकुलरली। तो ये जो पर्टिकुलर ऑल दीज थिंग्स विच आई शेयर विद यू जनरली मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो उसके दो एम होते हैं। पहला एम तो ये होता है कि माई ओन रीअश्योरेंस, आई वांट टू इम्प्रूव इट माई सेल्फ, आई वांट टू रीमोटिवेट माई सेल्फ, आई वांट टू रिविजिट माई सेल्फ, आई वांट टू चेंज माई एटीट्यूड, आई वांट टू चेंज माई थिंकिंग, आई वांट टू चेंज माई बिहेवियर। तो इन सारी चीजों से जो मेरी जाती ग्रूमिंग होती है दैट गोज ऑन। सेकेंडली, बिल्कुल फ्रैंकली बिल्कुल दिल से कह रहा हूं कि इट्स अ पॉजिटिव इंटरेक्शन। जब मैं आपसे प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजमेंट की बात करता हूं, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता हूं, TQM की बात करता हूं, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की बात करता हूं, तो आई रियली इट लुक्स गुड टू मी, इट रियली लुक्स नाइस टू मी एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेयर। अल्लाह गवाह इट गिव्स मी अ प्लेयर कि जिस तक जिसके कान तक मेरी आवाज जाए, मैसेज ऑफ गुडनेस एंड पॉजिटिविटी शुड गो ऑन। और ये मैसेज उस वक्त तक रहना चाहिए लाइक अ चेन रिएक्शन। मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, मैंने आपको बताया, आपने अपने बच्चों को बताया, अपने छोटों को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, उसने आगे बताया। अल्लाह के प्यारे नबी की एक हदीस शरीफ है कि मेरी उम्मत के बुजुर्गों का इकराम करो, उनकी तकरीम करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि गोया आपने अगर उम्मत के बुजुर्गों की तकरीम की तो आपकी इज्जत की। हम चाहते हैं जब वंस वी गेट ओल्डर एज ए प्रोडक्टिव पर्सन एंड वी गेट टुवर्ड्स द न्यू लाइफ, ओल्डर लाइफ जिसको नॉन प्रोडक्टिव थोड़ा सा फिजिकली बंदा होता है, एंड वी वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी कम्युनिटी। So whatever we want from the society or community, it's a rule of productivity also. With the positive mind, start giving to people. You want to comforts for yourself, okay? Start giving comforts to others. You want respect for yourself, okay? Start giving respect to others.
You want that your family should be respected always. You start respecting the families of others. You want कि अल्लाह आपको कभी किसी के सामने रेडिक्यूल ना करें कि कहीं एम्बेरसमेंट ना हो आपको, तो प्लीज डोंट एम्बेरस पीपल. यू वांट कि आपके राज सामने ना आवाम के खुले. हमें और आप सारे वी इक्वली वी हैव द शॉर्टकमर्स. दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग्स. रिमेंबर दैट no human beings is so far manufactured without any shortcoming. Equally we have shortcomings, yourself, myself. Productivity enhancement की लैंग्वेज में मैं इनको वेरिएशंस कहूँगा. इन वेरिएशंस को अगर मैं काम करना चाहता हूँ, अपनी शॉर्टकमिंग्स को काम करना चाहता हूँ, तो मैं लोगों की बजाय शॉर्टकमिंग्स को पॉइंट आउट करूँ, मैं अपनी शॉर्टकमिंग्स को डिलीट करूँ, उनको कम से कम की तरफ लाऊं. सो आई प्रे टू अल्लाह ताला से, आई ऑलवेज प्रे, डिजायर एंड रिक्वेस्ट यू कि हम अल्लाह के हजूर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अपनी रबूबियत के सदक़े, अपनी कामलियत के सदक़े, वहदहू ला शरीक के सदक़े, अल्लाह शुड गिव अस द स्ट्रेंथ to do good, to have a slogan of goodness, to do good, act good, think good and operate good everywhere in the life. और हमें उस गुडनेस के साथ अल्लाह ताला कायम रखे, हमें अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे. अल्लाह ताला मेरे और आपके दिल की दुआएं जिस तरह हैं उसी तरह उस डेटाबेस के मुताबिक कबूल फरमा ले. और अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने पेरेंट्स का मुअद्दब बना दे. और अल्लाह ताला मुझे और आपको परेशानियों और गमों से हमेशा दूर रखे. एंड हमें एक अच्छा प्रोडक्टिव, सेल्फ प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट वाला, क्वालिटी मैनेजमेंट का अच्छा इंसान बैलेंस बना दे, जो माशरे के लिए, कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए एक अच्छा इंसान हो. So with this, we start our productivity and quality management lecture 30 inshallah. Before proceeding to the this lecture, as usual as per the pattern, I would like to share with you the summary of the previous lecture so that we are on the same page. Last time we read about the Six Sigma. What is Six Sigma? We talked a lot about the Six Sigma. So a goal of near perfection in meeting customer requirements. A sweeping culture change effort to position a company for greater customer satisfaction, profitability and competitiveness. पहली बात तो है Six Sigma is a goal of near perfection in meeting customer requirements. Customer requirement पे फोकस चाहिए और गोल है नियर परफेक्शन, जो वेरिएशंस को और जो एरर्स को जीरो की तरफ लेके जा रहा है. सेकंड इज a sweeping culture change effort to position a company for greater customer satisfaction. Customer satisfaction की तरफ फोकस है इसका, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस है एंड कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ फोकस है. इन दोनों की तरफ इसका फोकस है. अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम फॉर अचीविंग, सस्टेनिंग एंड मैक्सिमाइजिंग बिजनेस सक्सेस, यूनिकली ड्रिवन बाय क्लोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स, disciplined use of facts, data and statistical analysis. आप देखें, आप गौर अगर करें, क्लोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स जो है हमेशा पहले आती है. डिसिप्लिन्ड यूज ऑफ फैक्ट्स, जो कि फैक्ट्स हैं उसका डिसिप्लिन्ड यूज, डेटा का भी यूज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज एंड डिलीजेंट अटेंशन टू मैनेजिंग, इंप्रूविंग एंड री इन्वेंटिंग बिजनेस प्रोसेसेस. ये मैनेज करेंगे, इंप्रूव करेंगे और री इन्वेंट करेंगे बिजनेस प्रोसेसेस टू ब्रिंग दी नियर जीरो डिफेक्ट्स. जब नियर जीरो डिफेक्ट्स होंगे तो कस्टमर नीड्स जो हैं वो मैक्सिमम फुलफिल होंगी और प्रोडक्टिविटी भी इनहांस होगी. ये इसकी डेफिनेशन है. What are the key roles for the Six Sigma? के key roles क्या हैं? Six Sigma identifies several key roles for its successful implementations. कौन से हैं key roles जो हमने डिटेल में बात की थी? Number 1 was on the list executive leadership. जो टॉप मैनेजमेंट है, CEO है, MD है, इनकी लीडरशिप बहुत रोल करती है Six Sigma में. They should be dynamic and in out willing to implement it in a positive way. फिर हैं चैंपियंस होते हैं जो इसके ट्रेन लोग होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट है. फिर हैं मास्टर ब्लैक बेल्ट्स, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स एंड फंक्शंस वाले लोग. फिर हैं ब्लैक बेल्ट्स, आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एंड एडेड एक्टिविटीज. फिर हैं ग्रीन बेल्ट्स, दे वर्क्स ऑन दी स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ये जो छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ये लोग होते हैं. सिक्स सिग्मा मैनेजमेंट, व्हेन प्रैक्टिस्ड एज ए मैनेजमेंट सिस्टम, सिक्स सिग्मा इज अ हाई परफॉर्मेंस सिस्टम फॉर एग्जीक्यूटिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी. ये हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है फॉर एग्जीक्यूटिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए. सिक्स सिग्मा इज अ टॉप डाउन सोल्यूशन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है थ्रू अलाइन देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी टू दी क्रिटिकल इंप्रूवमेंट एफर्ट्स. जो उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है क्रिटिकल इंप्रूवमेंट एफर्ट के साथ इसको अलाइन करता है. मोबिलाइज टीम्स टू अटैक हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स. ये टीम्स को मोबिलाइज करता है हाई इंपैक्ट टीम्स के लिए. और एक्सलेट इंप्रूव बिजनेस रिजल्ट्स.
ये इम्प्रूव बिजनेस रिजल्ट्स को भी एड्रेस करता है। एंड गवर्न एफर्ट्स टू इंश्योर इम्प्रूवमेंट्स आर सस्टेन्ड, यानी इट गवर्न्स द एफर्ट्स टू इंश्योर दैट इम्प्रूवमेंट्स आर सस्टेन्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। उसके बाद है जी 6 सिग्मा मेथडोलॉजी। 6 सिग्मा की मेथडोलॉजीज क्या हैं उस पर बात होगी। 6 सिग्मा मेथडोलॉजी, इट टेक्स मनी टू सेव मनी, वेरी राइट, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। इट टेक्स मनी टू सेव मनी। बीपीएम जो है नंबर 1 इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी मेथडोलॉजी। सेकंड इज DMAIC 6 सिग्मा इंप्रूवमेंट मेथडोलॉजी। देन DMADV क्रिएटिंग न्यू प्रोसेसेस व्हिच विल परफॉर्म एट 6 सिग्मा। वो प्रोसेसेस हैं, पहले स्ट्रेटजी है, बिजनेस प्रोसेस है और इंप्रूवमेंट मेथडोलॉजी है, फिर उसके बाद क्रिएटिंग न्यू प्रोसेस उस स्ट्रेटजी को मीट करने के लिए, उसका नाम 6 सिग्मा है। नाउ विल कवर द 6 सिग्मा मेथडोलॉजी दैट इज मेथडोलॉजीज दैट इज BPMS। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इसको कहा जाता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। BPM strategies emphasize on process improvement and automation to derive performance, right? कहाँ ये फोकस करती है? It emphasizes on the process improvement and automation to drive the performance। इन 2 एरियाज पे इम्प्रूव करती है, ऑटोमेशन पे। Combining BPM strategies with 6 sigma is most powerful way to improve performance। जब इनको सिग्मा के साथ इनको इम्प्लांट कर देते हैं, उनके साथ फ्लेवर दे देते हैं, तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के टूल के तौर पे मर्ज होती है। बोथ स्ट्रेटेजीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट सम कंपनीज प्रोड्यूस ड्रामेटिक रिजल्ट बाय कंबाइनिंग देम। ये केस टू केस बेस पे है, कुछ लोगों ने इनको एक्सक्लूसिवली एक आइसोलेशन में देखा, कुछ ने कंबाइन करके किया, लेकिन जिन्होंने कंबाइन करके भी किया दे अचीव्ड गुड रिजल्ट्स। 6 सिग्मा मेथडोलॉजीज BPMS में फिर आ गया सेम, उन्होंने कंबाइन करके मेथडोलॉजीज को दोनों ने देखा, लोगों ने अप्लाई किया, कुछ ने इसको अलहदा देखा, कुछ ने इसको कंबाइन अप्लाई करके देखा एंड दे फाउंड वेरी गुड रिजल्ट्स। नाउ वी कम टू द 6 सिग्मा मेथडोलॉजी दैट इज DMAIC। इसके फेजेस हैं 6 सिग्मा, फेजेस ऑफ 6 सिग्मा आर डिफाइन स्पेसिफिक गोल टू अचीव आउटकम्स कंसिस्टेंट विद द कस्टमर डिमांड एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। 2 गोल पोस्टिंग इन्होंने दी हमें, कस्टमर डिमांड्स एंड बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ गोल पोस्ट, स्पेसिफिक गोल आपने डिफाइन करने हैं। दे आर नॉट द ओपन एंडेड गोल्स, स्पेसिफिक गोल्स, यानी इसके फेजेस हैं ये। नंबर 1 फेज जो है इट इज डिफाइन स्पेसिफिक गोल्स टू अचीव आउटकम्स कंसिस्टेंट विद द कस्टमर डिमांड एंड बिजनेस स्ट्रेटजी, ओके। देन नेक्स्ट फेज इज द मेजर रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स, जो रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स है उसको मेजर करना, सेकंड फेज आ जाता है। देन कम्स द एनालाइज प्रॉब्लम्स, काज एंड इफेक्ट्स मस्ट बी कंसीडर्ड। जब आप प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं तो काज एंड इफेक्ट्स जो हैं उसको भी साथ कंसीडर करना आपने, ये तीसरा फेज है। देन नेक्स्ट फेज इज द इंप्रूव प्रोसेस ऑन बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड एनालिसिस। आप प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं मेजरमेंट और एनालिसिस के बेस पे। देन कंट्रोल प्रोसेस टू मिनिमाइज इफेक्ट्स, गुड। एंड पे आपने देखा कि ये लीड करता है, अगर बार बार मैं बाज़ दफा कोट करता होता हूँ, डेमिंग ने कहा था एरर्स आर दी कल्प्रेट टू क्वालिटी, कल्प्रेट्स टू क्वालिटी। तो ये देखें एंड पे कंट्रोल प्रोसेस में अल्टीमेट इसकी जो डेस्टिनी है वो ये है कंट्रोल प्रोसेस टू मिनिमाइज द डिफेक्ट्स। जितने आप डिफेक्ट्स मिनिमाइज कर देंगे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी और आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, बोथ एंगल्स पे ये काम होगा। व्हाट इज DMAIC? इट इज DMAIC स्टैंड्स फॉर डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। वेरी गुड, इसको ज़हन में रखिएगा, इट्स गुड कैचवर्ड जो आपको हर स्टेज पे जब भी 6 सिग्मा की बात आए तो आपने ये ज़हन में रखना है। DMAIC, इट इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। नो अ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये एक लॉजिकल अप्रोच है। एंड इटरेटिव प्रोसेस दैट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का बिलीव करता है। देन अ क्वालिटी टूल विच फोकसेस ऑन चेंज मैनेजमेंट स्टाइल, ये चेंज मैनेजमेंट स्टाइल पे भी काफी हद तक फोकस करता है एज ए क्वालिटी टूल, उसमें इसका यूज होता है। अभी आप गौर से स्लाइड को देखें जो कि फोकस करें अगर इसमें DMAIC जो कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल वाली बात आ जाती है। इसको अगर आप गौर से देखें तो किस प्रोसेस में जा रही है, दी इंप्रूवमेंट मेथडोलॉजी देखें।
आप डिफाइन में आए, एक कॉलम है, फिर नेक्स्ट कॉलम मेजर का है, फिर एनालाइज का कॉलम है, फिर इम्प्रूव का कॉलम है, फिर कंट्रोल का कॉलम है। अभी डिफाइन के कॉलम को अगर आप गौर से देखें तो डिफाइन में ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफाइन द अपॉर्चुनिटी। ऑब्जेक्टिव मेजर वाले क्या है, मेजर द करंट परफॉर्मेंस। एनालाइज वाले में क्या है, एनालाइज द रूट कॉज। ऑब्जेक्टिव में उसमें क्या है, इम्प्रूव में इम्प्रूव द प्रोसेस एंड एलिमिनेट रूट कॉज। कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल द प्रोसेस टू सस्टेन द गेन्स। अभी इसके की डिफाइंड टूल्स क्या हैं, इसके जो साथ साथ आएंगे, कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जो सीपीसी हमने डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है, वॉइस ऑफ द स्टेक होल्डर्स व्यूअर्स, देन द प्रोजेक्ट चार्टर, फिर एज इज प्रोसेस मैप्स एंड प्राइमरी मैट्रिक, ये डिफाइन में आ गया। की मेजर टूल्स, मेजर के केस में क्या है, क्रिटिकल क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स CTQs, सैंपल प्लान, कैपेबिलिटी एनालिसिस, फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स। उसके बाद एनालाइज में क्या आया, हिस्टोग्राम्स आ गए, फिर उसमें हिस्टोग्राम के बाद आ गया हाइपोथेसिस टेस्ट आ गए, फिर रिग्रेशन एनालिसिस आ गए। उसमें इम्प्रूव में आपने देखा सोल्यूशन सिलेक्शन मैट्रिक्स आ गए, टू बी प्रोसेस मैप्स आ गए, और कंट्रोल में आ गए कंट्रोल चार्ट्स आ गए, कंटीजेंसी प्लानिंग आ गई, और दूसरे एक्शंस एलिमेंट उस पे आ गए। विल कवर द डिफाइन DMAIC प्रोजेक्ट। व्हाट इज द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है क्या सिक्स सिग्मा में। व्हाट इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज द आउटपुट ऑफ ए y इन अ मैथमेटिकल इक्वेशन, दैट इज y इज फंक्शन ऑफ 1 into 2 into 3 एक्सेट्रा। आपने मैथमेटिकली y के फंक्शन फाइंड करने। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसके प्रॉब्लम की कॉस्ट क्या है। हु आर द स्टेक होल्डर्स एंड डिसीजन मेकर्स इन दिस, वो देखना है आपने जब आप प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। एंड अलाइन रिसोर्स कॉजेज एंड द एक्सपेक्टेशंस, जो रिसोर्सेज हैं और एक्सपेक्टेशंस को आप अलाइनमेंट करते हैं उनकी। सो आप डिफाइन जब बात करते हैं तो उसमें पहली बात करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर आप बात करते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, फिर आप उसकी बात करते हैं कि व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स क्या हैं, फिर उसके रिसोर्सेज को और एक्सपेक्टेशंस को आप अलाइन करते हैं कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग, और डिजायर्ड जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों के वो क्या हैं। अगर आप इस स्लाइड के ऊपर साहब से देखें तो प्रोजेक्ट चार्टर है, फिर साथ स्टेक होल्डर्स खड़े हैं, फिर बाकी लोग साथ आगे शो किए हैं उन्होंने, और स्टेक होल्डर्स का आगे इफेक्ट दिया है सिक्स सिग्मा में कि उन्होंने आगे कितना अहम रोल प्ले करना है। दे हैव क्वाइट अ बिगर इम्प्लीकेशन ऑन द सब्जेक्ट। नाउ डिफाइन एज इज प्रोसेस, हाउ डज आवर एग्जिस्टिंग प्रोसेस वर्क। आप अगर गौर से देखें स्लाइड को तो इसमें बड़ा क्लियरली प्रोसेस जैसे एग्जिस्टिंग प्रोसेस काम कर रहा होता है उसके मतलब शो किया गया है। इस स्लाइड में जो रेड में लिखा है सेंटर में आप देखें, डज एवरीवन एग्री हाउ द करंट प्रोसेस वर्क्स। पहली बात तो यह है, इट्स अ $1 billion क्वेश्चन। डज एवरीवन एग्री, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट रैंक टू द हाईएस्ट रैंक डू दे एग्री। डज एवरीवन एग्री हाउ टू करंट प्रोसेस वर्क्स, कि ये करंट प्रोसेस काम कैसे करता है, सारे से इत्तेफाक करते हैं, एक पिच पे हैं एक पेज पे हैं। देन डिफाइन दी नॉन वैल्यू एड स्टेप्स, जो कि नॉन वैल्यू एड स्टेप्स हैं उनको आप डिफाइन करें ताकि उनको मजीद सेग्रीगेट किया जा सके, आइसोलेट किया जाए, कम किया जाए और प्रोडक्टिविटी इन्हांस की जाए। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं और आप इनको गौर से वन बाय वन अगर देखते जाएं, अगर आप इसको कोरियर से लेके मेल क्लर्क्स, सीनियर क्लर्क, सुपरवाइजर देख लें, फिर उसके बाद वेट फी, फिर अकाउंट्स में आ गया, अकाउंट से अकाउंट सुपरवाइजर, आउटसोर्स क्लर्क और आउटसोर्स सुपरविजन, यानी ये डिफरेंट कॉलम्स हैं जो किसी एक प्रोसेस को एज ए XYZ के तौर पे एज ए केस स्टडी लेके उस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को सिर्फ दिखाया गया। अगर व्हाट आर दी CTQs एंड व्हाट मोटिवेट्स द कस्टमर टू डू दैट, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को, जो डिफाइन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को अगर हम गौर से देखें, सबसे पहले तो इस स्लाइड के लेफ्ट पे आप देखें, इट इज लिसनिंग पोस्ट और इंडस्ट्री इंटरनल। ये कस्टमर की वेव लेने के लिए, कस्टमर का इनपुट लेने का उसने वर्ड का नाम दे दिया लिसनिंग पोस्ट। पहले उसमें देखिए लिसनिंग पोस्ट में आ जाती है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन का, फिर आ जाता है कस्टमर कोरस्पॉन्डेंस जो थ्रू मेल्स और हार्ड मेल्स, हार्ड कापीज आपको रिसीव हो जाती हैं, फिर हो जाता है सेकंड रिसर्च में आ जाता है इंडस्ट्री बेंचमार्किंग, वो इंडस्ट्री जो अपना प्रोसेस कर रही होती है। प्राइमरी रिसर्च में अगर आप देखें ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, फोकस ग्रुप्स आ जाते हैं, वो बैठ के और ब्रेनस्टॉर्म सेशंस आ जाते हैं, वो बात कर रहे होते हैं जी कस्टमर नीड क्या है, हाउ वी कुड इम्प्रूव प्रोडक्ट, हाउ कुड वी इम्प्रूव दी परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट। इसमें आगे आप जब देखते हैं तो उसमें वॉइस ऑफ कस्टमर आ जाती है।
वॉइस ऑफ कस्टमर को आप जब मजीद आगे थोड़ा फिल्टर करते हैं तो की कस्टमर इश्यूज आ जाते हैं। की कस्टमर इश्यूज को जब फर्दर थोड़ा फिल्टर करते हैं तो क्रिटिकल टू क्वालिटी कौन सी चीजें हैं, आप उनको उसमें से सेग्रीगेट करके यू स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सब्जेक्ट। आप एक प्रैक्टिकल उनको एड्रेस करने का एग्जीक्यूशन प्लान बना लेते हैं आप। मेजर बेसलाइन एंड कैपेबिलिटी, व्हाट इज आवर करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये बेसिकली मेजर में भी आए हैं, पहले हमने डिफाइन किया था, फिर मेजर पे अभी मेजर में व्हाट इज आवर करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि हमारी बेस लाइन्स क्या है, करंट लेवल क्या है। सैंपल सम डाटा नॉट ऑल डाटा, ओके। करंट प्रोसेस एक्चुअल मेजर्ड अगेंस्ट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट इज द चांस दैट वी विल सक्सीड एट दिस लेवल एवरी टाइम, हमारे कितने % चांस हैं कि हम हर दफा इस लेवल पे सक्सीड करेंगे, वो है। इट इज पेयर टू चार्ट टू ट्रांसफर डिफेक्ट्स, उसके लिए है ये। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी हैं इसमें कि इनको कैसे लेके चल रहे हैं और किस तरह आगे होना है इसमें। मेजर फेलियर्स एंड रिस्क, वेयर डज आवर प्रोसेस फेल्स एंड व्हाई, ये बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोसेस फेल कहाँ हुआ है। जो शुरू में हमने एक सवाल किया था ना, रेड में था कि डज एवरीवन एग्रीज विद द प्रोसेस, तो अभी बात आ गई है वेयर डज आवर प्रोसेस फेल एंड व्हाई, इधर से निकलेगी ये चीज। सब्जेक्टिव ओपिनियन मैप्ड इनटू एन ऑब्जेक्टिव रिस्क प्रोफाइल नंबर्स, ये उसको उस लिहाज से किया है इन्होंने। नाउ विल कवर द एनालाइज पोटेंशियल रूट कॉजेस, उसके बाद आपने मेजर जब कर लिया, जो रूट कॉज है उनको आपने एनालाइज करना है। व्हाट अफेक्ट्स आवर प्रोसेस, हमारे प्रोसेस को क्या क्या चीज अफेक्ट करती है। इसमें इशाकावा डायग्राम भी यूज कर की है इन्होंने, बाकी डायग्राम्स भी यूज कर सकते हैं कि हमारे प्रोसेस को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही हैं, रूट कॉज क्या है, नेगेटिविटी कहां से आ रही है, फॉल्ट कहां से आ रही है, डिफेक्ट कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। उसके बाद एनालाइज वैलिडेटेड रूट कॉजेज, व्हाट आर द की रूट कॉजेज, उसमें से जैसे वाई का फंक्शन जैसे शुरू किया हुआ है ना, नीचे अगर आप रेड में देखें वाई को फंक्शन दिखाया हुआ है x1 इंटू x2 x3 एंड xn, क्रिटिकल एक्सेस हैं ये सारे, एवरी प्रॉब्लम इज एक्स प्रॉब्लम जो कि उसको वाई के फंक्शन को अफेक्ट कर रही है। अगर आप पहले देखें तो सबसे पहले है डेटा स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है कि डाटा को देखा जाता है, फिर दूसरा इससे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी देखा जा रहा है कि रूट काज क्या हैं, कि व्हाट आर द की रूट काज क्या हैं, उसको फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। फिर रेग्रेशन एनालिसिस भी किया जाता है कि हाउ टू कम, देन दी प्रोसेस सिमुलेशन भी किया जाता है, इसको मैं आगे कहता हूँ केस स्टडीज भी किया जा सकता है कि टू जस्ट टू रीच टू दी रूट काज। अभी अगर आप इस स्लाइड पे देखें, नो विल पहले आपने रूट काज को आइडेंटिफाई कर लिया, नो इंप्रूव द पोटेंशियल सॉल्यूशन, जो आपने पोटेंशियल सॉल्यूशंस दिए उस रूट काज को एड्रेस करने के लिए, उसका है हाउ टू इंप्रूव द पोटेंशियल सॉल्यूशंस, हाउ कैन वी एड्रेस द रूट काजेस वी आइडेंटिफाइड। जो हमने पहले आपको याद होगा पिछली स्लाइड में देखा था, रूट काज हम ढूंढ रहे थे, उस रूट काज को एनालाइज करने के बाद जो रूट काज को देखा हमने इंप्रूव कैसे करना है, इट इज हाउ कैन वी एड्रेस द रूट काजेस वी आइडेंटिफाइड, जो हमने पहले आइडेंटिफाई किए हैं। एड्रेस द कॉज नॉट द सिम्टम्स, ब्यूटीफुल। इसको अगर पैरेलल हम सोशल लाइफ से भी बात करें तो मैं एक और बात करता हूं, एड्रेस द इशू नॉट द इंडिविजुअल्स। जब आप इशू बेस्ड हो जाएंगे, इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप पुरसकून रहेंगे, आप जिंदगी आसानी से गुजारेंगे। पर्सनैलिटी से प्रॉब्लम क्रिएट करना, पर्सनैलिटीज के साथ ईगो पे आ जाना, वो गलत है। सेल्फ ईगो का झंडा जो है, ईगो को मेवल की सेंस में कह रहा हूं, जो नेगेटिवली हम रेस कर लेते हैं कि मैं को पहले इस्लाम लूं, मेरी उसने लास्ट टाइम इंसल्ट किया, मैंने 2 दफा करनी है। ईगो ईवल को प्रोड्यूस करती है, जब ईवल आ जाती है तो रिलेशनशिप्स और चीजें और प्रोडक्टिविटी डैमेज होती है। सो आप लोगों से ऑफिस में स्पेशली हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड एवरीवेयर वी शुड बी इशू बेस्ड, हम इशू बेस्ड बात करें, ईगो बेस्ड ना करें, इंडिविजुअल बेस्ड ना करें, पर्सनैलिटी बेस्ड ना करें। एंड दिस इज इन दी कम्युनिटी लाइफ आल्सो, फैमिली, रिलेटिव्स और मिलने वालों में हम अपनी इगोइस्टिक ना हो, इशू बेस्ड हैं। तो इन्होंने बात बड़ी अच्छी की, विच इज गुड थिंग, एड्रेस दी काज, काज को एड्रेस करें, नॉट दी सिम्टम्स। सिम्टम्स निशानियों को ना या करें एड्रेस, उसकी काज को करें जो एक्चुअल काज है। और ये देखें डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, डिफरेंट इसमें से निकलती हैं चीजें। इंप्रूव सोल्यूशन सिलेक्शन, हाउ डू वी चूज दी बेस्ट सोल्यूशंस। आप सोल्यूशन को देखें जी, टाइम, कास्ट और उसकी क्वालिटी, तीनों को जब देखते हैं सोल्यूशन सिलेक्शन मैट्रिक्स बन जाती है। उस मैट्रिक्स को आगे आप देखें, उसका सीबीए भी कर लेते हैं, उसका क्वालिटी को भी देख लेते हैं और सोल्यूशन इम्प्लीमेंट प्लान बना लेते हैं कि ये
नाइस था, सिमुलेट करके आप देख लेते हैं उसको, हाउ टू अप्लाई इट, उसको आप ट्रांसलेट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं विद दी प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान्स ऑफ दी एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कर रहे हैं. Now we'll talk about the control sustainable benefits. How do we hold the gains of our new process? Control sustainable benefits में आ जाता है some variations is normal and okay. How high and low can X go yet not materially impact Y, and pre-plan approach to control expectations. Sustainable continuous improvement, जो आप benefits कर रहे हैं, जो आप achieve कर रहे हैं चीजें, उसको sustain करना और उसको आगे लेके चलना भी is one of the issue. Now the Six Sigma methodology, that is DMADV. What is DMADV? It is define, measure, analyze, design and verify. It is acronym for define the project, measure the opportunity, define the project, measure the opportunity, analyze the process options, design the process and verify the performance. ये again these are 5 steps जो ये एक्रोनेम बनाया गया है इसके लिए. इट इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन एंड वेरीफाई. सो आई अगेन रिपीट फॉर यू. DMADV मीन्स कि डिफाइन द प्रोजेक्ट, मेजर द अपॉर्चुनिटी, एनालाइज द प्रोसेस, डिजाइन द प्रोसेस एंड वेरीफाई द परफॉर्मेंस. अभी आप इस स्लाइड पे देखें, DMADV को दिखाया गया इन्होंने डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डेवलप एंड वेरीफाई. This is designed for Six Sigma. Users क्या हैं? It designs new process, products and services from scratch, replace the old processes where improvement will not suffice, and differences between DM and DAC is project typically longer than 4 to 6 months, extensive definition of customer requirements, that is CTQs, and heavy emphasis on benchmarking and simulation, less emphasis on the baselining. Key tools हैं इसके, मल्टी जनशिप प्लानिंग है, MGP कहा जाता है इसको, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है, QFD कहा जाता है. QFD इज जनरली नोन एज क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट्स. और स्पेशलिस्ट इश्यूज इन सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी, जो सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजीज के स्पेशलिस्ट इश्यूज हैं. टॉपिक्स फॉर डिटेल्ड डिस्कशंस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस, कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, प्रॉब्लम रिफाइनमेंट, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूवमेंट. अगेन ये देख लीजिएगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, cost of poor quality, problem refinement, process understanding and the improvement. अभी problem identification में क्या आ जाता है? If it breaks, fix it. This is the way we have always done it. Basically problem शुरू से ही identify अगर आप ठीक कर लें तो आपकी आगे मंजिल, बाकी steps आपके they'll be very good. Official Florida presidential ballot में देखा आपने, ये नीचे उन्होंने इसका दिया हुआ है. Follow the arrow, punch the appropriate dot. जो भी आप अप्रोप्रिएट डॉट जो है एरो को फॉलो करके उसको लगा दें, ये डायरेक्ट है. इसका दिस शुड हैव बीन, क्या डायरेक्ट भी हो सकता सर. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में फर्स्ट पास यील्ड, रोल थ्रूपुट यील्ड, हिस्टोग्राम और पैरेटो चार्ट. फिर उसके बाद फर्स्ट पास यील्ड, FPYS को कहते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक है. द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन यूनिट कैन गो थ्रू अ सिस्टम डिफेक्ट फ्री विदाउट रीवर्क. फर्स्ट पास यील्ड का मतलब है, इसकी डेफिनेशन है, दी प्रोबेबिलिटी, ये वो प्रोबेबिलिटी है दैट एनी गिवन यूनिट, कोई भी गिवन यूनिट जो है, कैन गो थ्रू अ सिस्टम डिफेक्ट फ्री विदाउट रीवर्क, बगैर रीवर्क के जो काम हो जाए उसको प्रॉब्लम पास यील्ड के तौर पे, FPY के तौर पे दिया जाता है. अगर आप इस फिगर को गौर से देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगी कंसेप्चुअली. स्टेप 1 में 100 यूनिट से, स्टेप 2 में स्क्रैप में 10 यूनिट चले गए, 90 रह गए. फिर उसके बाद स्टेप 3 में अगेन 3 यूनिट स्क्रैप में चले गए, 87 रह गए. और स्टेप 4 में 2 यूनिट मजीद चले गए और 85 इसकी यील्ड निकली. 4 प्रोसेस के स्टेप्स दिखाए गए. एट फर्स्ट ग्लांस द यील्ड वुड सीम टू बी 85%, बट अगर हम एट फर्स्ट ग्लांस हम कहेंगे जी ये 85% है, लेकिन ये और तरह है. 100 आउट ऑफ 101, 90 आउट ऑफ 100.90 और 87 आउट ऑफ 90.96 और 85 आउट ऑफ 87 इज 0.97. हर स्टेप की आपने निकाली. एंड व्हेन द इफेक्ट ऑफ FPY इज 1 into 0.9, 0.96 and 0.97, इट इज
0.83 रफली ये 84% आई और हम ऑन ग्राउंड 85% समझ रहे हैं। बेसिकली इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया हर स्टेप की प्रोबेबिलिटी को टू बी मोर रियलिस्टिक एंड फोकस्ड। 4 स्टेप थे, 4 के लहदा एज ए फंक्शन ऑफ दी प्रॉब्लम क्वालिटी। वाई के फंक्शन तो एक्स के तौर पे जो इक्वेशन रेड में शुरू में हमने देखी थी उसके तौर पे लिया जा रहा है इसको। अभी नेक्स्ट स्टेप इज दी रोल थ्रूपुट दैट इज yield, that is RTY. The yield of individual process steps multiplied together reflect the hidden factory rework issues associated with the process. जब आपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है तो आपने पहले पर स्टेप भी ले ली, फिर हिडन स्टेप्स भी ले लिए। इसकी कंसेप्चुअली एग्जांपल जो है वो स्लाइड पे भी शो कर रहे हैं आपको, और ये स्टेप वाइज इस तरह आएगी। आप देखें स्टेप 1 से 100 यूनिट से, फिर स्टेप 2 में 100 यूनिट्स, फिर स्टेप 3 में 100 यूनिट्स, 4 में भी 100। इन्होंने उनका आउटपुट पर यूनिट लेके उसको सबको मल्टीप्लाई किया जब अलग-अलग तो 0.85% के करीब, 85% के अराउंड ही आया। ये इंटरनल रीवर्क भी उसे असर्टन हो जाता है कि कहाँ वेयर वी स्टैंड। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात हम कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। RTY एग्जांपल्स उसको हम देख रहे हैं। अब अगर गौर करें इस स्लाइड पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस पे, इट्स अ बिट स्टेप वाइज फंक्शन एनालिसिस हो रहा है। आप देखें 50, 50, 50 और 50 के प्रोडक्ट्स यूनिट्स हैं। अगर फंक्शन 1 देखें, फंक्शन 2 देखें, फंक्शन 3 देखें, फंक्शन 4 देखें, 2 में 5 हैं और फंक्शन 3 में 10 हैं और 4 में 5 हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। और रोल थ्रूपुट जो यील्ड है, अगर इसकी डेफिनेशन पे आप जाएं तो बड़ी क्लियर है, द यील्ड ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस स्टेप्स मल्टीप्लाइड टुगेदर रिफ्लेक्ट्स द हिडन फैक्ट्री रीवर्क इश्यूज। अभी हम काम कर रहे हैं इसके थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू, हिडन फैक्ट्री रीवर्क इश्यूज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। अगर अभी इसको रिलेट करें इसे, पुट एनी अनदर वे दिस प्रोसेस इज ऑपरेटिंग 65% एफिशिएंसी। आप अगर देखें पहले स्टेप पे 50 आउट ऑफ 50 हैं यूनिट्स तो 1 हो गया, दूसरे पे 5 माइनस की है उसने, फिर 0.90% आ गए। फंक्शन 3 में वो 80% आ गए जब उसने 10 माइनस कर दिए, और स्टेप लास्ट स्टेप में जो स्टेप 4 है इसमें 0.9% आ गए। इनको जब इन सब ने उसे एज ए वाई फंक्शन के मल्टीप्लाई किया, दिस वैल्यू कम्स टू बी 65%। तो ये दूसरे तरीके से दिस एफिशिएंसी कम्स टू बी 65%। अभी आप इसको तीसरे तरीके से लोन अंडर राइटिंग के लिहाज से अगर देखें, तीसरी टेक्निक से डिफरेंट स्टेप्स को अंडर राइटिंग करके, अंडर राइटिंग डिसाइड नॉट बारो क्लोज, और पूरे डिफरेंट प्रोसेस को अपनी एप्लीकेशन किया, अंडर राइट किया, कंप्लीट फुल पेपर वर्क किया, क्लोज कर दिया, कुछ स्टेप्स साथ में भी हुए, तो इनको उस एफिशिएंसी से प्रोसेस से देखा आपने। पुट अनदर वे दिस प्रोसेस इज ऑपरेटिंग दैट इज रफली 66% पे। ये आगे जब हमने और डिटेल में इसमें चले गए, लोन अंडर राइटिंग भी इसमें कैटर फॉर कर लिया हमने। सो हिस्टोग्राम के थ्रू क्या होता है, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अ हिस्टोग्राम इज अ बेसिक ग्राफिंग टूल दैट डिस्प्लेज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और occurrence of continuous data values showing which values occur most and least frequently। ये वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है और कम फ्रीक्वेंसी में, नंबर ऑफ टाइम्स दैट फॉल्ट अकर्स या नंबर ऑफ टाइम्स दैट प्रोसेस is again creating problems in the particular step or function is creating the problems। ये इसको शो करती है। A histogram illustrates the shape, centering and spread of data distribution and indicates whether there are any outliers। हिस्टोग्राम का साइकिल टाइमलाइन के साथ आप देखें फ्रीक्वेंसी, और उसके साथ ये इसकी एग्जांपल शो की गई है एज ऑन स्लाइड। अभी हिस्टोग्राम कैन आल्सो हेल्प अस ग्राफिकली टू अंडरस्टैंड द डाटा। ये ग्राफिकली भी हेल्प करती है, ट्रेंड बताती है और टाइमलाइन के हिसाब से डिफरेंट चीजें करती है, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल भी दिखाती है कि उसमें किस तरह आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल का सिग्मा क्या हुआ, और 90% पे क्या हुआ, 25% पे कैसे बिहेव किया, 250 जब फ्रीक्वेंसी थी फिर क्या हुआ। डिफरेंट ट्रेंड्स बड़ा क्लैरिटी के साथ ये रिफ्लेक्ट करती है एज ऑन शोन इन दी स्लाइड। उसके बाद परेटो चार्ट्स आ गए। The Pareto principle states that 80% of the impact of the problem will show up in 20% causes। यानी 80% जो प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट है 20% काउजेज में ही होगा, जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। अब बार चार्ट दैट डिस्प्लेस बाय फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। ये देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स को उन्होंने काउंट के लिहाज से, वेब के लिहाज से, प्रैक्टिस के लिहाज से वो दिखाया है। अभी ये टॉपिक है हमारे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, प्रॉब्लम रिफाइनमेंट, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूवमेंट।
कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में COPQ कहते हैं हम इसको, कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, द कास्ट इन्वॉल्व्ड इन फुलफिलिंग द गैप बिटवीन द डिजायर्ड एंड एक्चुअल प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी. It also includes the cost of lost opportunity due to the loss of resources used in rectifying the defects. Hard saving, Six Sigma projects benefits that allow you to do the same amount of business with the less employees, that is cost saving. और soft saving भी है. Six Sigma projects benefits such as reduced time to market, cost avoidance, lost profit, avoidance, improved employee morale, enhancing image. ये वो soft savings आ गई. ये एग्जांपल्स और बकेट्स हैं इसके डिफरेंट. रोल थ्रू यील्ड इनएफिशिएंसी, दैट इज गैप बिटवीन डिजायर्ड रिजल्ट एंड करंट रिजल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट कॉस्ट. तो उसकी डिफरेंट बकेट्स इन्होंने डिफाइन कर दी. फिर नीचे साइकिल टाइम गैप जो है स्टेटेड एज ए परसेंटेज बिटवीन द करंट रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द प्रोसेस. स्क्वायर फुटेज अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, जो ओवरहेड चार्जेस हैं दूसरे वो आ गए. नो विल कम टू दी प्रॉब्लम रिफाइनमेंट पे. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद अगला स्टेप जो बहुत अहम आता है सिक्स सिग्मा में, दैट इज प्रॉब्लम रिफाइनमेंट. मल्टी लेवल परेटो है. लॉजिकली ब्रेक डाउन इनिशियल परेटो डाटा इनटू दी सबसेट्स. ये डाटा को जो इनिशियल किया गया उसको मजीद फोकस करके सबसेट्स में डिवाइड किया जाता है टू हेल्प रिफाइन एरिया फोकस. आप डिफरेंट एरिया फोकस के लिहाज से आ जाते हैं कि किस प्रोसेस में, किस डिजाइन में, किस डिपार्टमेंट में डिग्री ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है. उसके बाद फिश बोन डायग्राम्स अमूमन यूज की जाती है. फेमस नेम, अ टूल यूज टू सॉल्व क्वालिटी प्रॉब्लम बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉजेज एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइजिंग देम बाय ब्रांचेस, आल्सो कॉल्ड द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम एंड इशाकवा डायग्राम भी इसको कहते हैं. इशाकवा, प्रोफेसर इशाकवा थे जापानीज जिनके नाम पे आइए. आप अगर इस पे गौर करें स्लाइड पे, देयर इज अ मशीनरी, मटेरियल, पीपल एंड मेथड्स. ये चार चीजें हमने पहले भी बात की थी. ये देखिए मशीनरी के कौन से इश्यूज हैं, लोगों के कौन से इशू हैं, मटेरियल्स के कौन से इशू हैं, मेथड्स के कौन से इश्यूज हैं, और फोन नॉट आंसर्ड, ये भी एक एंड पे प्रॉब्लम है जो कि डिफरेंट जो कि कंपनी के एंड पे है. अगर आप देखें, प्रोवाइड्स टूल फॉर द एक्सप्लोरिंग कॉज, इफेक्ट एंड 5 वाइज. 5 वाइज ये शो करता है. अगर आप गौर से देखें तो पहले मशीनरी को इन्होंने लिया, मशीन के जो लाइन बिजी ऑडियो एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल पीपल के अवे फ्रॉम डेस्क थे, लोग एट मीटिंग थे, टॉकिंग ऑन अदर लाइन्स, ये लोगों के इशू थे. डिफरेंट इश्यूज आपने उसी फिश बोन में डाल दिए. मटेरियल्स के इशू लाइक लैन डायरेक्टली नॉट अपडेटेड, रॉन्ग एक्सटेंशन, ये आप बेसिकली कस्टमर बेस्ड कर रहे हैं ना, कस्टमर को आप कंफर्टेबल कर रहे हैं और कहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है. फिर आप अगर मेथड्स में आए तो रीडायरेक्ट इशूज हैं, सपोर्ट स्टाफ हैज ऑडिक्स, जीरो आउट नॉट एस्टेब्लिश्ड. ये डिफरेंट इश्यूज को आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं फिश बोन डायग्राम से. ये इन चारों के हेडिंग्स के अंदर कवर करके फिल्टर आउट करते जाते हैं और एंड पे सारी काजेज आपके सामने आ जाती हैं. देन दी प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग. नाउ विल कवर दी प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग. SIPOC, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, इट इज SIPOC. इसकी अभी हम प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे. हम इसको पहले डिफाइन करते हैं प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग के लिए. SIPOC, S is suppliers, I is inputs, P is processes, O is outputs and C is the customer. SIPOC के तौर पे इसको जाना जाता है कि डिफरेंट प्रोसेस कहाँ इन्वॉल्व हैं. दैट इज सप्लायर्स, फिर इनपुट्स, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट्स और आखिर में कस्टमर्स. यू obtain inputs from suppliers, add value through your process and provide an output that meets or exceeds your customers requirements. बेसिकली उसको ट्रांसलेट कर दिया आपने. एक्सीलेंट. ये वन लाइनर में एक स्टेटमेंट में आपने कि सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कस्टमर को आपने प्रोसेस के अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे यूज किया. यू ऑब्टेन इनपुट फ्रॉम सप्लायर्स, आपने रॉ मटेरियल सप्लायर से लिया. एड वैल्यू थ्रू योर ओन प्रोसेस, आपने प्रोसेस को यूज किया. एंड प्रोवाइड एन आउटपुट, एक आउटपुट आपने प्रोवाइड किया. दैट मीट्स और एक्सीड्स, दोनों सूरतों में अंडरशॉट भी होता है, ओवर भी होता है. एक्सीड्स योर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स में. अभी ये SIPOC डायग्राम पे फोकस कीजिए. आपने देखा ये जितनी चीजें हैं, सप्लायर, इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट्स, कस्टमर्स और रिक्वायरमेंट्स, इनको इन्होंने अलग कॉलम बना दिए. और आप अगर इसको लास्ट देखें जो इसकी ब्लॉक डायग्राम इन्होंने बनाई है, आप देखें मीट विद ए न्यू क्लाइंट, अंडरस्टैंड क्लाइंट मेड इन द न्यू वर्क, प्रेजेंट ऑप्शंस टू क्लाइंट एंड द टेस्ट द ड्राइव, come to the agreement on options and sign paperwork and hand over the keys
टाइटल, ये डिफरेंट प्रोसेस हैं। ये सारी प्रोसेस की उन्होंने डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम नीचे बना दिए। बाकी कि आप सप्लायर को देखें, सप्लायर का क्या है, मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर्स हैं, गैस स्टेशन हैं, और इनपुट्स में क्या आ जाता है, ऑप्शंस, फ्यूल्स, और प्रोसेस की बात हो गई है। फिर आउटपुट्स में आ गया, फिर रिक्वायरमेंट्स में क्या आ गया, कस्टमर रिक्वायरमेंट है, ये कलर सिलेक्शन है, बिल्ड टू ऑर्डर, पेपर वर्क है, फिर और इन स्टेट हेड्स एंड मनी ऑर्डर्स वगैरह जो उसने कस्टमर ने आपसे इंटरेक्ट कैसे करना है। इट इंक्लूड्स फैसिलिटेशन कार डीलर एग्जाम्पल। ये एक कार की बुकिंग और उसके डीलर की एग्जाम्पल को एज ए केस स्टडी लिया गया है कि हम कैसे पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके शुरू से लेकर आखिर तक लेंगे कि अगर गाड़ी हमने खरीदने मार्केट जाना हो थ्रू डीलर, नई गाड़ी जो बुक करानी हो। अच्छा, प्रोसेस मैप शुड अलाउ पीपल इनफेमिलियर विद द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन ऑफ काजेस ड्यूरिंग वर्क फ्लो, should outline value addition steps and non value addition, that is NVAs। ये स्लाइड में प्रोसेस मैप के तौर पे दिखाया गया। आफ्टर प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, नोएल विल कवर द हेडिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। इम्प्रूवमेंट्स क्या आती हैं, कैसे आती हैं? Once we know that the degree to which inputs, that is X, affect our output, that is Y, we can explore improvements ideas focusing on the cost benefit for of a given improvement as it relates to the degree it will affect the output, right? Y function of X आपने शुरू में हमने पढ़ा, जितना वो प्रोसेस है सब वेरिएशंस आएगी, Y की वैल्यू उतनी वेरिएट करेगी, और उससे अगर हम एक एक X को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं तो ओवरऑल Y के इम्प्रूवमेंट्स, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट से इफेक्ट होना शुरू होगी। इन अदर वर्ड्स, वी जनरली विल नॉट अटेम्प्ट टू फिक्स एवरी X, only those that gives us the greatest impact and are financially or customer justified। हर एक फैक्टर को ये एक्स को नहीं छेड़ा जाएगा, जो मोस्ट जस्टिफाइड है उनको छेड़ा जाएगा, जो मैंने बात ऑलरेडी कर दी। अभी कंट्रोल में आते हैं। वंस इम्प्रूवमेंट आर मेड, द क्वेश्चन बिकम्स आर द इम्प्रूवमेंट्स कंसिस्टेंट आर प्रेडिक्ट डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। कि जब आपने इम्प्रूवमेंट कर दी कि हमने फिर उसके बाद इंश्योर करना है कि कंसिस्टेंट भी हो, एडहॉक ना हो। ये बहुत प्रॉब्लम होती है, हम एक एडहॉक एक ऑफशूट दिखा देते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है, बाद में इंप्लीमेंट होती नहीं, जैसे बाज केसेस में होते हैं हमारे यहाँ एज ए कल्चर। तो वो इसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके जो आपने इंप्रूवमेंट की हैं उनको सस्टेन और कंसिस्टेंट रखना इज अनदर इशू। तो ये उस पर फोकस करते हैं। प्रेडिक्टेड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स एंड आर दे वी एक्सपेक्ट एंड दे आर स्टैटिस्टिकली डिफरेंट देन द प्री इंप्रूवमेंट रिजल्ट। इसको स्टैटिस्टिकली भी चेक करना चाहिए, कंपेयर करना है और प्रोसेस में इंश्योर करना है। प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस, जैसे किसी एक महीने का प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर शो किया एज ए केस स्टडी कि ये हमें देखना चाहिए कि पहले क्या था, अभी क्या है, इंप्रूवमेंट के बाद इसके क्या हैं रिजल्ट्स। तो पिछले से कंपेयर करके इन दोनों को कंपैरिजन के बाद कमेंट किया जाना चाहिए। कंट्रोल चार्ट ए graphically tool for monitoring changes that occur within a process by distinguish variations that is inherent in the process, that is common cause, from the variation that yields a change to the process, that is special cause. This change may be single point or a series of points time. Each is a signal that something is different from what was previously observed and measured. That is MR and chart in the September। ये MR charts जो हैं, different charts जो हैं control charts के तौर पे इनको देखा गया। Know the Six Sigma quality. The objective of Six Sigma quality is 3.4 defects per million opportunities। ये पहले भी बात हुई थी, 3.4 डिफेक्ट्स होने चाहिए पूरे 10 लाख, 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी कह लें, 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी से ओनली 3.4 डिफेक्ट्स होने चाहिए। ये डिफरेंट कंपैरिजन इन्होंने दिखाए हैं। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो हैं 3 सिग्मा की, 4 सिग्मा की, 5 की और 6 की। आप गौर करें तो 6 की 3.4 पे है और इधर इन्होंने इसको रोका हुआ है, जो अपना एम है 6 सिग्मा का कि ओनली 3.4 डिफेक्ट्स आर एक्सेप्टेबल। ये एम। अभी एक और बात है कि 10 लाख में से 3.4 डिफेक्ट्स होना, इज इट रियलिस्टिक? ये बड़ी डिफेक्ट्स होने ही वो चाहिए, इस तरह हम कह सकते हैं कि 6 सिग्मा इज अप्रोचिंग टू द डेस्टिनी दैट only those defects should appear which all cannot be addressed under all circumstances। तो ये फुल एफर्ट है टुवर्ड्स द क्वालिटी जर्नी। अगर हम इस पे गौर से देखें, एवरेज कंपनी को देखें, परचेज मटेरियल लॉट वगैरह को देखें, बेस्ट इन क्लास को देखें, तो आप गौर से करें को आप रेस्टोरेंट बिल्स को देख लें, डॉक्टर पार्टिसिपेटिंग वेटे में देख लें,
प्रोसेसिंग में देख लें, जनरल वॉचेस को देख लें, वायर ट्रांसफर्स को देख लें, एयरलाइन बैगेज को देख लें, ये डिफरेंट मेथड दिखाए हैं, डिफरेंट जो सरफेस सेक्टर के हैं उनके दिखाया हुआ है कि इन्होंने कंपैरिजन के किस लिहाज से सिक्स सिग्मा की इम्प्लीकेशंस होगी, तो शुरू में भी हमने बात की थी। टूल्स एंड टेक्निक्स जो इसके लिए हैं, दैट इज 7 QC टूल्स, चेक शीट्स, कलेक्ट डाटा टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, Pareto define problem and frequency cause and effect diagram, identify possible causes to solve the problem, histogram, bar charts of accumulated data to evaluate distribution of data, scattered diagrams, that is plot many data points and pattern between two variables, flow charts, that is identify unwanted steps, flow charts में unwanted steps identify हो जाते हैं, control charts, control limits around mean value उसको देखा जाता है। ये डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो इसके लिए यूज कर रहे हैं सिक्स सिग्मा की सपोर्टिव टूल्स के तौर पे। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम चेक शीट्स, ये डिफरेंट डेटाज हैं कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी आई, ये एग्जांपल है कि इस डेटा में से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वो प्रॉब्लम इन सेकंड्स में वो क्या आई, उस डेटा को जो साथ लेके चले। हिस्टोग्राम एग्जांपल, इसकी हमने डिटेल में बात पहले की है कि हिस्टोग्राम क्या है, किस तरह हिस्टोग्राम कैन बी more supportive towards the identifications of the different processes and effects. ये सेल साइज के मुतल्लिक है कि सेल साइज बाज़ दफ़ा उसका में फोकस होना चाहिए और एक्यूरेसी ऑफ डाटा शुड बी मेंटेन। नाउ वी कम टू दी Pareto डायग्राम्स। Pareto डायग्राम्स का हम बार बार जिक्र करते हैं, अक्सर बात बीच में भी आती है जब भी क्वालिटी की बात हो, जब भी हम प्रोडक्टिविटी की, क्वालिटी इन्हांसमेंट्स की बात करते हैं उसमें। तो Pareto डायग्राम है क्या, इसका पर्पस क्या है? इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज डाटा टू शो मेजर फैक्टर्स, display data in the order of importance, organize based on the fact that rather than perceptions, ये fact based होती है। to construct हमें क्या कैसे construct होगी, ये तो पर्पस थे इसके, फिर construct कैसे होगी? use data from a check sheet or similar instrument, analyze data to determine frequency, identify the vital fews, आप vitals को focus कर लेते हैं, calculate percentages को ले लेते हैं, एड परसेंटेजेस टू फाइंड वाइटल फ्यू, दैट इज 80% को आप फोकस करते हैं। आपने देखा होगा कि इसका वो समरी है कि 80% ऑफ द इम्पैक्ट और द प्रॉब्लम इज काज्ड बाय द 20% ऑफ द प्रॉब्लम्स। ड्रा क्यूमुलेटिव कर्व्स को आपने कर लिया। टिपिकल इसकी एप्लीकेशन कहाँ का है? इट डिस्प्लेज रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स, चूज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, मॉनिटर सक्सेस, आइडेंटिफाई बेसिक कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम एंड यूज अ सेलिंग टूल टू अगेन दी सपोर्ट। सेलेक्ट टूल के तौर पे भी इसको देखा जाता है। Pareto चार्ट, दैट इज 80-20 रूल्स की मैंने आपसे बात कर दी है पहले, उसके मुताबिक है कि 80% जो प्रॉब्लम्स है उनका जो इम्पैक्ट है वो 20% की वजह से इम्पैक्ट आ रहा होता है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिशबोन, दैट इज नोन एज फिशबोन डायग्राम आल्सो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिशबोन डायग्राम। इसका पर्पस है विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई रूट कॉजेज रादर देन सिम्टम्स। ये रूट कॉज पे फोकस करती है, सिम्टम्स पे नहीं जाती फिशबोन डायग्राम। टू कंस्ट्रक्ट, डिटरमिन द इशू एंड राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन अ बॉक्स टू द राइट ऑफ द डायग्राम, राइट पे आप प्रॉब्लम लिख लेते हैं। फाइंड द मेन कॉजेज एंड राइट देम ऑन ब्रांचेस, following in main branch, methods, equipment, people, material, environment, customer expectations, money, management, government regulations, इनके मेन हेडिंग्स बना के आप उसके इर्द गिर्द उसकी प्रॉब्लम्स रेलेवेंट लिख देते हैं। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल काजेज एंड राइट देम ऑन द डायग्राम एज अ सब काज इन ईच कैटेगरी। वो हर एक को अपन लिस्ट कर लेते हैं काज सब काज के तौर पर। टिपिकल एप्लीकेशन है डिटरमिन द रियल काज ऑफ द प्रॉब्लम। ये रियल काज तक आप पहुंच जाते हैं जब आप इसको इस तरह बिल्कुल सेगमेंटेड करते हैं और इसको पार्ट्स में करते जाते हैं रूट्स में। चेक द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ सोल्यूशन, उसका पोटेंशियल सोल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा। फिशबोन डायग्राम एक्सप्लेन 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ये देखें टेलर है, प्रोसेस है, प्रोसेसिंग डिलेज है, कैंपस है, ये डिफरेंट जो प्रॉब्लम है। नॉट यूजर फ्रेंडली के ऊपर टू स्लो रिस्पॉन्स, यानी जो काज जिस हेडिंग में आती है उसको आप लिस्ट करते जाएं, काज एंड इफेक्ट उसके साथ साथ आते जाएंगे आप। अभी में GD3 कंसेप्ट्स, गुड डिजाइन, दैट इज गुड डिस्कशन, गुड डिसेक्शन। गुड डिजाइन, गुड डिस्कशन, गुड डिसेक्शन। अभी आप देखें गुड डिजाइन में क्या आ जाता है, रोबस्ट डिजाइन, कीप गुड डिजाइन, मिनिमाइज चेंजेस। ओके, अच्छा डिजाइन रखें, मिनिमाइज चेंजेस करें। और फिर गुड डिस्कशन,
अच्छी डिस्कशन जो है प्रॉब्लम को प्रिवेंट करती है। गुड डिसेक्शन जो है ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करती है, और ये एड्रेस एनी पोटेंशियल इश्यूज अपस्ट्रीम एट डिजाइन प्रोसेस। नीचे से आप डिस्कशन से ऊपर को जाते हैं तो आपके प्रॉब्लमेटिक इश्यूज जो है वन बाय वन रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। क्वालिटी फ्रॉम द स्टार्ट डायरेक्ट्स अटेंशन टू चेंज, चेंज इज पोटेंशियल टू हैव प्रॉब्लम, डायरेक्ट्स अटेंशन टू इंटरफेसेस, मोस्ट डिफेक्ट्स अकर एट द इंटरफेस। इंटरफेस से ही प्रॉब्लम शुरू होते हैं, रूट कॉज से ही शुरू होते हैं, जहां से शुरू हो। फोकस ऑन चेंज पॉइंट्स, इंटरफेस पॉइंट्स। मेन की ये है कि चेंज पॉइंट्स और इंटरफेस पॉइंट्स पे ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। अगली है नो चेंज नो प्रॉब्लम। अगर चेंज नहीं है तो प्रॉब्लम है ही नहीं, चेंज आएगी तो प्रॉब्लम आएगी, इनोवेशन आने के लिए प्रॉब्लम आएगी। और जो पीछे हमने बात की है, प्रोसेस को कंट्रोल करके उनको री इम्प्लीमेंट करके उनके फैक्ट्स भी करने हैं, उनको पे सस्टेन भी करना होता है। एग्जाम्पल डिजाइन चेंज, पैकेजिंग एनवायरमेंट, यूजेज एनवायरमेंट, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, न्यू सप्लाई। चेंज पॉइंट्स हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल टू इंट्रोड्यूस डिफेक्ट। जब भी आप चेंज करते हैं प्रोसेस में, चीजों में, या बीच में इंटर डिपार्टमेंटल चेंज, उसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है डिफेक्ट्स के आने की, ये कह रहे हैं। डिजाइन आगे हम कवर करेंगे। डिजाइन रिव्यू बाय फेलियर मोड्स, दैट इज DRM BFM। बेसिक कंसेप्ट्स इसके क्या हैं? बिफोर एंड आफ्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज पॉइंट, डिस्क्राइब द पोटेंशियल फेलियर मोड्स, डिस्क्राइब द डिजाइन काउंटर मेजर्स, target testing of the change points and countermeasures only. Design techniques to uncover defects at the design stage upstream. Basically upstream के लिए बहुत अहम पॉइंट है, ये नीचे देखिएगा वन लाइनर जो है, डिजाइन टेक्निक्स टू अनकवर डिफेक्ट्स एट द डिजाइन स्टेज। राइट इन द डिजाइन स्टेज से आप उसको एड्रेस करें कि डिजाइन डिफेक्ट क्या होंगे, जो फॉर द लॉन्ग रन थ्रू द पायलट पॉइंट या थ्रू द पायलट स्टडी, पायलट प्रोजेक्ट उसको कंफर्म करें कि ताकि बाद में फॉर द लॉन्ग रन वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अभी हम एक एग्जांपल देने लगे हैं जो कि इस प्रोडक्ट की एग्जांपल है, दैट इज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। जो चेंज दी सेंसर फ्रॉम एल्युमिनियम वेल्व टू द रबर वेल्व, ठीक है, प्योरली कॉस्ट रिडक्शन पर्पज, सिस्टम परफॉर्मेंस इज द सेम। एल्युमिनियम वेल्व से अगर आप रबर वेल्व पे आ जाए तो कॉस्ट वही होगी उसकी। सिंपल चेंज, व्हाट कुड गो रॉन्ग। अगर काम एक ही है दोनों का और परफॉर्मेंस भी वही है तो फिर कॉस्टली आइटम लगाने की बजाय क्वालिटी इंश्योर करते हुए कम कास्ट का आइटम भी लगाया जा सकता है। Interfaces where issues can brew and surface later, customer suppliers, department to department, system interfaces. The crash sensor failure of Honda minibuses. Interface points have the highest potential to introduce defects. मैंने कहा था interface point जब भी होगा तो defects introduce होने के बहुत ज्यादा likely chances होते हैं। Where do failures occur? Design phase में suppliers are upstream production में और in the field. Where it is cheapest to detail failures. कहाँ फेलियर अकर होना शुरू होते हैं? डिजाइन पे फेज में होते हैं, प्रोडक्शन में होते हैं और फील्ड में होते हैं। Where is the cheapest to detect failures? Example, replacing of 4 crash sensors by a single one. कि वो आप सिंगल वन से जब उसको कर लेंगे, उसको जितना कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगे राइट इन द बिगिनिंग डिजाइन स्टेज, वो उतना अच्छा होगा। When failures occur, why do the failure happen? सिम्टम्स वर्सेस रूट काज। पहले हम सिम्टम्स को देखते हैं, फिर रूट काज को देखते हैं। रूट काज इन्वेस्टिगेट द होल चेन। जब आप रूट काज पे आते हैं तो पूरे चेन में आप आते हैं। उसके सप्लायर्स की कंपोनेंट फेलियर जो है, जो रॉ मटेरियल उसने दिया या कंपोनेंट दिया, फिर डिजाइन में, फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे उसको देखा जाता है, फिर चेंज मैनेजमेंट का इशू आ जाता है, उसमें भी देखा जाता है। वाई वर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट, हम उसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर सके पहले, इसको भी देखना है ताकि आइंदा से वो चीज अक्कर ना हो। रूट काज एनालिसिस जो है उसमें वाई इट अक्कर्ड, दो चीजों का, एंड वाई नॉट डिटेक्टेड, ये दो चीजों पे रूट काज होगा कि ये अक्कर क्यों हुआ ये फेलियर, और ये पहले क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ, ताकि दोनों चीजों से आइंदा के लिए देखा जा सके। फेलियर डिटेक्शन कैसे होती है? कहते हैं 5 W's एंड 2 H हैं जिससे फेलियर पकड़ी जा सकती है एट एनी स्टेज। हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ वाज द प्रॉब्लम फाउंड एंड हाउ कैन वी आइसोलेट, टर्न ऑन ऑफ, इसको अलग कैसे करके आइंदा से इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। रूट कॉज एनालिसिस मेथोडोलॉजी कहा जाता है इसको। फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम इज नॉट फॉल्ट फाइंडिंग क्रिटिसिज्म। टू फाइंड प्रॉब्लम इज नॉट फॉल्ट फाइंडिंग criticism. To find problem is a creative act, same as innovation. ये प्रॉब्लम फाइंडिंग को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ले रहे हैं, जो मैंने शुरू में बात की है। हमें इशू बेस्ड होना चाहिए, पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं।
एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए एंटरप्राइज, सबका एम है प्रॉब्लम फाइंड करना। इट इज नॉट कि किससे हुई, वो अगली बात है। तो एज ए यू मूव एज ए टीम, we should never stop at only finding problems but also develop a systematic corrective action plan, fix the process that creates the problem and identify the detection algorithms. We never forget that every job should relate directly to improving a product, or other jobs are nothing but waste, only to check, to inspect, etc. Everyone should readily accept help, review participants. Basically वही है, ओपन हैंड के साथ आपने इशू बेस्ड होकर देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ से अक्कर हुई, कैसे अक्कर हुई, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम, प्रॉब्लम से फाइट करना है विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। व्हेन शुड सिक्स सिग्मा बी यूज्ड, ये कब यूज किया जाना चाहिए? इट्स यूजेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस इन जनरल। इफ देयर आर प्रोसेस दैट generate a lot of negative customer feedback, where that customer is internal or external, the components of Six Sigma should be considered as a measure to study and rectify the problem. जब बहुत ज़्यादा complaints आएं कस्टमर की इंटरनली या एक्सटर्नली, और रेक्टिफाई करने के लिए एज ए सपोर्टिव टूल इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सिक्स सिग्मा के बेनिफिट्स क्या हैं? इट इज जनरेट्स सस्टेन्ड सक्सेस, एक सक्सेस को देता है ये, जो कि एक ऑन गोइंग सक्सेस होती है। देन इट सेट्स परफॉर्मेंस गोल्स फॉर एवरीवन, हर एक के लिए परफॉर्मेंस गोल सेट करता है। इट इनहांसेस वैल्यूज ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर वैल्यू को इनहांस करता है। इट एक्सेलरेट रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको एक्सेलरेट करता है। इट प्रमोट्स लर्निंग अक्रॉस द बाउंड्रीज, ग्लोबली, नेशनली, इंटरनेशनली ये लर्निंग को एनकरेज करता है, प्रमोट्स लर्निंग और एग्जीक्यूट्स स्ट्रेटजिक चेंज, और एक स्ट्रेटजिक चेंज पे भी फोकस करता है। यूजेस ऑफ सिक्स सिग्मा अगर आप गौर से करें, ये स्लाइड पे शो किया गया है, ऑर्गेनाइजेशनों में, मेथोडोलॉजियों में, मैनेजमेंट में, अनेबल्ड बाय क्वालिटी टीम्स, गिवन बाय कस्टमर नीड्स, और ये हर जगह डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट रोल पे यूज होता है। नाउ विल कवर द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। Since we have finished the lecture, now we'll be covering the summary of the lecture to recapitulate things. सबसे पहले सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजीज थी, दैट इज BPMS, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम पे हमने बात की। फिर उसके बाद हमने DMAIC पे बात की, दैट इज सिक्स सिग्मा इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजी पे बात की हमने। फिर हमने DMADV पे बात की, क्रिएटिंग न्यू प्रोसेसेस विच विल परफॉर्म सिक्स सिग्मा, नए प्रोसेस को जो जिस तरह परफॉर्म होता है उस पर बात हमने की। 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स टू इम्प्रूव प्रोसेस क्वालिटी। स्कैटर डायग्राम पे बात हुई, दैट इज प्लॉट डाटा ऑन अ चार्ट, नो अटेम्प्ट इज मेड टू क्लासिफाई द डाटा और मैसेज इट। फिर प्लेटो चार्ट्स पे बात हुई, ऑर्गेनाइजेशन डाटा ऑन अ हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मोस्ट प्रेवलेंट टू लीस्ट प्रेवलेंट, हेल्प आइडेंटिफाई मेजर काजेस ऑफ आर अकरेंस, 80-20 रूल के तहत जो होते हैं। चेक शीट्स पे बात हुई, इजी वे टू काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस बाय फ्रंट लाइन वर्कर्स। हिस्टोग्राम्स categorize data is a cells and plots, see if any pattern are emerge. Run charts plot data as function of time. Causes and effects charts, fishbone diagrams are used to identify the root cause of a problem. Control chart पे बात हुई, और statistical tools used to determine if the variation in result is caused by common or special events. With this we finish our lecture. अभी लास्ट पे as usual we all know कि मैं जैसे शुरू में एक अपना मैसेज, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी डिज़ायर आपसे शेयर करता होता हूँ, एंड आई शेयर समथिंग एट द एंड आल्सो, सो दैट कि हम इट्स अ फ्रेंकली स्पीकिंग ये मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए आपसे शेयर करता हूँ। और एक और बात है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कि किसी की समझ में आ जाए, कोई किसी को हम आगे कन्वे कर दें और उस पर अमल करना शुरू हो जाए, एंड इट्स अ स्लोगन ऑफ पॉजिटिविटी। उस लिहाज से एक हदीस शरीफ अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान है, वो शेयर करता हूं आपसे। इट सेज, वेरीली एंगर करप्ट्स द मैटर जस्ट एज विनेगर स्पॉइल्स द हनी। गुस्सा जो है, गुस्सा बिल्कुल इसी तरह पूरे के पूरे काम को इस तरह तबाह कर देता है जैसे लहसुन शहद को खराब कर देता है। बेसिकली अल्लाह के प्यारे नबी का जो फरमान है ये गुस्से को कटेल करने के लिए है, जो मैंने आपको याद होगा शुरू में भी 3-4 दफा बात हम कर चुके हैं इस पे, एंगर मैनेजमेंट पे। 3 चीजें जो है इंसानियत को तबाह कर रही हैं। आई वुड लाइक टू शेयर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यू मे लाइक टू डिफर विद दैट, जो मैंने आइडेंटिफाई की अपनी नाकस अकल में। 1 इज एंगर, गुस्सा। गुस्से से बंदा बिल्कुल थोड़े लम्हों में कहां से कहां पहुंच जाता है, कहां से कहां गिर जाता है, कहां से कहां इंतकाम, और इसको ईविल को, इस एंगर मैनेजमेंट को इग्नाइट कर रही होती है शैतान की आग, ईविलनेस की आग,
इसलिए इस पे बहुत जोर दिया गया है इस्लाम में, टू बिहेव वेल। और सोशली भी आप देखें कि वी टॉक विद एंगर टू पीपल एंड वी लूज द रिलेशनशिप्स ऑफ द ईयर्स। दूसरी चीज जो इंसान को तबाह करती है, इट्स अगेंस्ट द प्रोडक्टिविटी, दैट इज द हसद। वंस वी स्टार्ट फीलिंग जेलसी ऑफ पीपल, हम लोगों पे बहुत ज्यादा जब जेलस होना शुरू हो जाते हैं, हम अपना टाइम उनको देना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को तबाह करना शुरू हो जाते हैं, सेल्फ टास्किंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे जोर नहीं कर रहे होते, अपनी ड्यूटीज को भूल के उसकी कश्ती में बैठ जाते हैं, एंड वी रिमेन ऑलवेज अंडर प्रेशर, जैसे हमें बीपी, डायबिटीज एंड अल्टीमेटली हम सफर होते हैं उसकी खुशी से जल जल के। तीसरी चीज गीबत। गीबत जो है, जो अल्लाह ताला ने हमें थोड़ा बहुत अच्छे काम करने की हिम्मत दी है, गीबत करके हम सारे के सारे अपनी अच्छाइयां रुमाल में बांध के अगले के हवाले कर देते हैं। ऐसी मुफ्त में द पर्सन इज नॉट अवेलेबल एंड वी आर टॉकिंग अगेंस्ट हिम, हम ऐसी गुनाह की दलदल में फंसते जाते हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, गुस्सा, हसद, गीबत और कीना। कीना होता है कि लोगों के लिए दिल में एनिमिटी रखना, वो ये ऐसी इवल्स हैं जो हमें आगे जाने से रोकती हैं। और फिफ्थ है रेवेंज, इंतकाम। अगर आपने, इफ यू आर ऑन द रूट ऑफ रेवेंज, यू हैव लॉस्ट द रूट ऑफ सक्सेस, रिमेंबर दैट। प्लीज खुदा के लिए अपने छोटों को समझाएं, अपने आप को समझाएं, मैं अपने आप को समझा रहा हूं, आप समझाएं कि ये 5 चीजों से हमने बच के रहना है। जो इंतकाम के रास्ते पे चढ़ गया वो सक्सेस या कामयाबी से बहुत दूर भाग गया, वो इंतकाम के जंगलों में चला गया, और इंतकाम के जंगलों से बाहर का कोई रास्ता नहीं। सो काइंडली लेट्स आइडेंटिफाई, आई ब्रीफली से अगेन, गुस्सा, एंगर, हसद, गीबत, कीना, दिल में एनिमिटी रखना और इंतकाम। इन चीजों से हमने बचने, हमने पॉजिटिव रहने, अल्लाह से अपने आप को इम्प्रूव करने, अल्लाह की रहमत से कम्युनिटी के लिए अच्छा रहना है और चीजों को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में चलाना है। इंशाल्लाह सच्ची बात है, प्रोडक्टिविटी में, क्वालिटी मैनेजमेंट में, जाती रिलेशन में, पढ़ाई में, मुआशरे में, कायनात में, दुनिया में अल्लाह पाक आपको इज्जत से नवाजेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और मुझे भी नवाजेंगे इंशाल्लाह। अगली एक सही बुखारी की एक और हदीस है जो कि विच इज टोल्ड बाय द होली प्रॉफिट, बुक 73 और हदीस नंबर 2 है, ये narrated by Hazrat Abu Huraira रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. It said, "O Allah, Apostle, who is more entitled to be treated with the best companionship by me?" The Prophet said, "Your mother." Beautiful, beautiful, beautiful. इस हदीस की समरी है कि अल्लाह के प्यारे नबी से 3 दफा पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कायनात में सबसे ज्यादा मेरे अच्छे मैनर्स, मेरी खिदमत का कौन हकदार है? आपने 3 दफा कहा, योर मदर, तेरी माँ, आपकी माँ, आपकी माँ, और 4th टाइम उन्होंने फरमाया आपके फादर। तो ये तो इस पे बहुत दफा मैं बात कर चुका हूँ। जन्नत ही माँ के कदमों में रख दी, कायनात में जन्नत माँ के कदमों में डाल दिया। जो माँ बाप का बन गया, कायनात का बन गया, वो रब का बन गया। सो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस हदीस शरीफ की रूह से प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, प्लीज रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ये हमारे एहसास हैं। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत की हिम्मत दे, अच्छाई की हिम्मत दे, भलाई के रास्ते पे चला दे मालिक, और हमारी पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी और असाइनमेंट बढ़ा दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल खाइल के कायनात अपनी रबूबियत के सदके अपनी कायनात में इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, हर चीज़ पे कादर है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, रब्बे ज़ुल जलाल है, या क़य्यूम है, गफ़ार है, गफूर है, रहीम है, करीम है। उसके सदके मेरे और आपकी दिल की हर दुआ कबूल फरमा ले। जो भी दुआ है मालिक इसी तरह कबूल फरमा ले, जो हमारे दिल में उसी तरह कबूल फरमा ले। दूसरा, सेकेंडली, मुझे और आपको किसी का मोहताज ना करे। थर्डली, मुझे और आपको एक प्रोडक्टिव अच्छा इंसान बना दे और हमें हमारे वालिदैन का दिल से अदब करने की और खिदमत करने की हिम्मत दे दे, हमें परेशानियों से बचाए और हमें अच्छाई के रास्ते पे चला दे। विद दिस द मैसेज ऑफ गुडनेस, आई एम ग्रेटफुल फॉर द पेशेंस हियरिंग। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी सारी दुआएं कबूल करे। एंड आई रिक्वेस्ट एंड अर्ज, आई पर्सनली रिक्वेस्ट, काइंडली मुझे भी अपनी दिली दुआओं में याद रखें। एंड यू ऑल आर इन माई प्रेयर्स, एंड लेट्स हैव अ स्लोगन ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी एनहांसमेंट एंड पॉजिटिविटी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।